हेलो बच्चों, तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैट का 5वां वीडियो लेक्चर है। आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो चलिए पहले एक क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे। आपका दिया हुआ है एक रेगुलर हेक्सागन है जिसका साइड आपका L दिया हुआ है ना, हर साइड बराबर है। और आपको पता होना चाहिए कि हेक्सागन का आपका ये भी साइड बराबर और ये भी साइड आपका बराबर ही होता है, ये भी आपका सब बराबर ही होता है। तो बोल रहा है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट सेंटर। सेंटर पे जो चार्ज है इस पे नेट फोर्स कितना लगा रहा है, सारा चार्ज मिल करके। पहला वर्टिसेज पे Q, यहाँ पे 2Q, यहाँ पे 3Q, यहाँ पे 4Q, यहाँ पे 5Q, यहाँ पे आपका 6Q चार्ज दिया हुआ है। तो हम लोग निकालते हैं नेट फोर्स आपका यहाँ पे कितना निकलेगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो बोलेंगे कि आपका ये Q चार्ज है ना, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये 4Q चार्ज इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो इसका Q चार्ज और इसका एक Q चार्ज एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। ये इस पे इधर की तरफ रिपेल करेगा, ये इस पे इधर की तरफ। तो एक Q से जो रिपेल करेगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो 4Q में से एक Q चला गया तो कितना बचा आपका 3Q। मतलब ये 3Q चार्ज से इधर की तरफ क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। ये आपका फोर्स लगा है। मान लेते हैं 3Q चार्ज के द्वारा लगाया गया फोर्स क्या है, आपका F है। उसी तरह से ये 2Q है, इसका 2Q चला गया, है ना, एक दूसरे को बैलेंस करने में। तो इसके पास क्या बच गया 3Q। ये 3Q चार्ज से फोर्स लगाएगा और उसका भी मैग्नीट्यूड F ही होगा, ठीक है। आपका ये हो गया ये दोनों। अब आपका 3Q को देखते हैं। तो 3Q और इसका 3Q एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, इसमें 3Q बच गया। तो 3Q के द्वारा लगाया गया फोर्स अगेन इधर की तरफ होगा, ये भी F होगा। तो ये F, बाकी सारा चार्ज आपका ख़त्म हो गया। ध्यान से देखेंगे, इसका एक Q और इसका एक Q चला गया, है ना। क्या बच गया इसके पास 3Q। उसी तरह से इसका 2Q और इसका 2Q चला गया, क्या बच गया इसके पास 3Q और इसका 3Q और इसका 3Q चला गया, क्या बच गया 3Q। तो 3Q चार्ज के द्वारा, है ना, इस पे फोर्स लगाएगा और उसको हमने F माना है। तो F का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, F का वैल्यू बोलेंगे K, है ना, सेंटर पर का चार्ज Q है और आपका 3Q चार्ज है अपॉन, है ना, ये वाला जो दूरी है सब क्या है आपका L ही है। तो क्या हो जाएगा L²। अब नेट फोर्स हमको निकालना है। तो चलो ऐसा करते हैं कि हम लोग इसको x एक्सिस मान लेते हैं और इसको हम लोग y एक्सिस मान लेते हैं। तो इसको कंपोनेंट F को कंपोनेंट में तोड़ करके लिख लेते हैं। ये आपका कितना एंगल बनेगा 60, ये भी आपका कितना बनता है 60 डिग्री बनता है। चलिए तो हम लोग F नेट देखते हैं, F नेट बराबर क्या होगा, है ना। बोलेंगे ये वाला F तो किसके अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग है। तो क्या होगा F_i कैप प्लस ये वाला F का दो कंपोनेंट, एक x एक्सिस के अलोंग एक y एक्सिस के अलोंग। तो x एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा F cos 60 डिग्री i कैप और F sin 60 डिग्री j कैप, ठीक है। और ये वाला F का एक कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग और एक y एक्सिस के अपोजिट में होगा, इसीलिए नेगेटिव आ जाएगा। तो लिखेंगे F cos 60 डिग्री i कैप माइनस F cos, है ना, साइन, है ना, साइन 60 डिग्री j कैप हो गया। तो चलिए बच्चा ये इससे आपका ये ख़त्म हो गया। क्या बच गया F, ये F और ये F, है ना। तो ये आपका क्या हो गया F और इधर से इसमें कॉमन लेंगे तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो F/2 हो गया। और इधर भी क्या हो गया बच्चा F/2 हो गया, F/2 हो गया इंटू आई कैप। तो आपका कितना हो गया 2F_i कैप, है ना। मतलब 2F_i कैप किसके अलोंग लगेगा, x एक्सिस के अलोंग। और F का वैल्यू निकाल चुके हो, देयरफॉर F नेट की वैल्यू कितना हो जाएगा, F नेट की वैल्यू, है ना, 2 इंटू F का वैल्यू तो आप निकाल चुके हो, कितना आया है KQ इंटू 3Q अपॉन कितना L² और किसके अलोंग x एक्सिस के अलोंग। तो नेट फोर्स जो है आपका x एक्सिस के अलोंग लिखेगा। फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। चलिए बच्चा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख रहे हो। ये आपका इस तरह से मार्किंग किसमें क्या रहता है ना, वॉच में, घड़ी में, है ना। और घड़ी के ही जैसा यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पे 2Q, यहाँ पे 3Q, यहाँ पे 4Q, यहाँ पे 5, 6, 7, 8Q, 9Q, 10Q, 11Q और 20, है ना, 12Q है।
और सेंटर पे आपका क्यू चार्ज है। बोल रहा है कि इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट सेंटर। सेंटर पे हमको निकालना है कि सेंटर पे जो आपका चार्ज है उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, है ना। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये Q और ये 7Q है ना, इसमें से Q ले लेंगे, है ना, तो क्या बच जाएगा इसके पास आपका 6Q। तो 6Q चार्ज के वजह से यहाँ पे क्या करेगा, इसका Q और इसका Q एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, दोनों जो फोर्स लगाएगा उसको कैंसिल आउट कर देगा। और ये डिस्टेंस जो है आपका R दिया हुआ है, ये डिस्टेंस R दिया हुआ है, मतलब ये जो सर्किल है इसका रेडियस क्या है, R है दिया हुआ। तो यहाँ पे इसने फोर्स लगाया, जो फोर्स लगाएगा कितने चार्ज के द्वारा, 6 चार्ज के द्वारा, 6Q चार्ज के द्वारा, है ना, इस पे फोर्स लगाया, है ना। इसका Q ख़त्म हो गया। उसी तरह से ये 2Q में आएंगे, इसका 2Q चला गया तो यहाँ पे कितना हो गया, और मानते हैं ये वाला फोर्स को 6Q के द्वारा जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग F मानते हैं। ये 2Q है, इसका 2Q एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो इसके पास कितना बच गया, 6Q। ये 6Q से भी उतना ही फोर्स लगाएगा, मैग्नीट्यूड का F लगाया। ये 9Q है और ये 3Q है ना, तो इधर कितना लगाया, 6Q के द्वारा F फोर्स लगाया। ये 4Q है, इसमें से 4 चला गया, 6 बचा, कितना लगाया, 6Q के द्वारा F ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा। और फिर इधर है ना ये 11 है ना, ये 11 और 5 है ना, 5Q और इसका 5Q एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो आपका 6Q के द्वारा यहाँ पे फोर्स लगाया, ठीक है, यहाँ पे 6Q के द्वारा फोर्स लगाया। और 6Q के द्वारा फोर्स जो लगाया उसको हम लोग F मान रहे हैं। और ये 12 है और ये 6 है ना, तो इसका 6, इसमें 6 चला जाएगा, कितना बचेगा, 6Q के द्वारा यहाँ पे फोर्स लगाया उसको हम लोग यहाँ पे क्या मान रहे हैं, F मान रहे हैं। तो चलिए अब टोटल ये कितना है, ये टोटल एंगल कितना बनाया होगा, 360, और ये कितने पार्ट में डिवाइड है, 12 पार्ट में डिवाइड है। तो 360 को आप 12 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। मतलब यहाँ पे एंगल जो है 30 बनेगा, ये वाला भी एंगल कितना बनेगा, 30 बनेगा, ये वाला भी कितना बनेगा, 30 बनेगा। सारा एंगल आपका 30 बन रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पहले F का मैग्नीट्यूड हम लोग देख लेते हैं, F का वैल्यू क्या होगा। तो F का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, KQ, और कितना चार्ज के द्वारा फोर्स लगाया गया है ना, 6 चार्ज के द्वारा, 6Q चार्ज अपॉन क्या हो जाएगा, R²। ये तो हो गया F का वैल्यू। चलिए इसको फाइनली हम लोग रखेंगे। अब हम लोग नेट फोर्स निकाल रहे हैं। तो अगेन हम लोग मान लेते हैं इसको X एक्सिस और इसको Y एक्सिस कंपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। कंपोनेंट के फॉर्म में, है ना, कंपोनेंट में हम लोग स्प्लिट करके तब इसको जोड़ेंगे यहाँ पे। तो चलिए F नेट हम लोग निकाल रहे हैं। F नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलेंगे ये F तो X एक्सिस के अलॉन्ग है तो क्या हो जाएगा, FI कैप, है ना। ये वाला F को देखते हैं बच्चा, ये वाला F कितना एंगल बना रहा है, X एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है। तो क्या लिखेंगे, F cos 30 डिग्री I कैप प्लस F साइन 30 डिग्री J कैप, ठीक है। चलिए ठीक है, अब फिर हम लोग ये वाले फोर्स के लिए आते हैं। तो ये वाला भी एंगल 30, तो X एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री। तो क्या लिखेंगे आपका, F cos 60 डिग्री, है ना, I कैप प्लस F साइन 60 डिग्री J कैप, ठीक है। अब तो ये F और ये F और ये F, 3 F तो हो गया। अब ये वाला F को देखते हैं हम लोग, ठीक है, नीचे वाला F को। तो ये जो है ये X एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो एक X कंपोनेंट X एक्सिस के अलॉन्ग होगा X कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट होगा Y एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए निगेटिव हम लोग जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, F cos 30 डिग्री I कैप माइनस F साइन 30 डिग्री J कैप हो गया। चलिए ठीक है, ये वाला भी F कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री। चूँकि ये भी अगेन क्या है, 30 60 हो जाएगा। तो 60 बनाएगा तो क्या लिखेंगे, F cos 60 डिग्री I कैप, है ना, और इसका Y कंपोनेंट, है ना, Y कंपोनेंट जो होगा आपका क्या होगा, Y एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसीलिए नेगेटिव लगा देंगे। F cos साइन ना, साइन 60 डिग्री J कैप, और आपका ये एक फोर्स बच गया। ये फोर्स किसके अलॉन्ग है, Y एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस F J कैप, ठीक है। इसमें जो कट रहा है हम लोग काट लेते हैं, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, ये दोनों भी आपका कैंसिल हो गया। चलिए ठीक है,
आपका क्या कौन कौन बच गया बच्चा, ये 2 टाइम्स है ना एफ, और इसमें क्या बच गया 2 टाइम्स 2f। cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 प्लस ये वाला भी आपका क्या बच गया 2f, और cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 है ना इंटू आई कैप, और आपका जे कैप के साथ सिर्फ एक ही बच रहा है एफ जे कैप। ठीक है, तो चलिए ये इसको हम लोग काट लिए, इधर भी ये कट गया है ना, तो ये f है और ये भी f है, तो क्या हो जाएगा 2f है ना। तो यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 + √3f आई कैप माइनस एफ जे कैप। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कैची का वैल्यू हो गया एफ नेट हो गया, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इतना फोर्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग इतना फोर्स, और एफ का तो वैल्यू आप जानते ही हो है ना, हो गया आपका ये नेट फोर्स हमारा आ गया। तो चलिए फटाफट इसको नोट करके आप लोग लिख लेंगे बच्चा, समझ में आया। कुछ नहीं किए हैं, आपका ये फोर्स का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कर लिए, इस फोर्स का भी कंपोनेंट, ये कितना एंगल बनाएगा देख रहे हो आप 60 डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री बनाएगा। उसी तरह से ये वाला जो फोर्स है ये कितना एंगल बनाएगा, ये भी 60 डिग्री बनाएगा, और ये तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है ही, वाई एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन के अलॉन्ग है ही, वो 90 बनाएगा है ना, इसीलिए वाई एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे, तो फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए बच्चा, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आपका रफ सरफेस है और यहाँ पे क्यू चार्ज आपको गिवन है जिसका वैल्यू हमको निकालना है, और एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास 2 kg है, और है ना इस पे चार्ज जो है 2 माइक्रोकूलम है। माइक्रोकूलम का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ कूलम है ना, और इसका सरफेस कैसा है, रफ है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 दिया हुआ है, 0.6 दिया हुआ है। हमको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ Q सो डैट ब्लॉक कैन रिमेन्स एट रेस्ट, जिससे कि ब्लॉक आपका हमेशा रेस्ट में रह सकता है। Q का वैल्यू निकालना है जिससे कि ब्लॉक आपका रिमेन्स रेस्ट में रहे है ना, ये निकालना है Q का वैल्यू। तो बोलेंगे कि Q है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना, मान लो इस पे चार्ज है, यदि पॉजिटिव हुआ तो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, नेगेटिव हुआ तो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा है ना, और जैसे ही फोर्स लगेगा फ्रिक्शन आ जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना तक उसको रोक पाएगा, मैक्सिमम वैल्यू के तक है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है बच्चा, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, एफएस मैक्स जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन की म्यू इंटू नॉर्मल है ना, तो म्यू का वैल्यू 0.6 है, और नॉर्मल यहाँ पे कितना हो जाएगा mg होता है, mg है ना, mg, तो यहाँ पे हो गया 0.6 इंटू 2 इंटू 10, आपका ये पॉइंट से ख़त्म हो जाएगा, और आपका कितना हो गया 12 न्यूटन हो गया। मतलब मैक्सिमम 12 न्यूटन तक इसको रोक पाएगा है ना, मैक्सिमम कितना न्यूटन तक रोक पाएगा 12 न्यूटन तक है ना। यदि ये फोर्स जो लगाएगा 12 से ज़्यादा लगा दिया तब तो ये मूव करने लगेगा, 12 से कम लगाया तो इसको रोक के रखेगा। इसका मतलब हम लोग अब देखते हैं नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा बच्चा, ये दोनों पे कितना फोर्स लगेगा, बोलेंगे के क्यू कैपिटल Q बाई r², और इसका वैल्यू को हम लोग किसके बराबर कर दें है ना, ये इधर की तरफ मान के चलो फोर्स लगाया, यदि है ना पॉजिटिव हुआ तो इधर की तरफ लगाएगा, नेगेटिव हुआ तो इधर की तरफ, तो दोनों ही केस में है ना कितना मैक्सिमम लगना चाहिए, मैक्सिमम आपका 12 तक लगना चाहिए। 12 से जैसे ही ज़्यादा लगेगा ये मूव करने लगेगा, तो हमको तो रेस्ट में रखना है। तो चलो पहले ये दोनों को हम लोग क्या कर ले, बराबर कर लेते हैं। तो बराबर कितना लिखेंगे 12 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग Q का वैल्यू निकाल लेते हैं। K का वैल्यू क्या होता है बच्चा, K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q का वैल्यू नहीं गिवन है, और आपका कैपिटल Q का वैल्यू 2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10⁻⁶ अपॉन है ना, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.3 है ना, 0.3 का आपका होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 12 हो गया। चलिए ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे आप लोग 9 × 10⁹ है ना, चलिए इसको हम लोग 9 इंटू ये 2 है इंटू Q हो गया, और बच्चा ये पावर घट जाएगा तो 10⁻ कितना हो जाएगा 10⁻³ हो गया। चलिए ठीक है, 10⁻³ अपॉन 0.3 है तो क्या हो जाएगा 9 × 10⁻⁻² इज इक्वल टू आपका 12, चूँकि आपको इसमें किस में कन्वर्ट कर दिया है ना, मीटर में है ना।
सबको एसआई में रख रहे हैं। आपका ये 9 से आपका 9 ख़त्म हो गया, 2 से आपका यहाँ पे कितना ख़त्म हो गया, 6 ख़त्म हो, है ना, 6 से कट गया आपका Q का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा, ये उधर चला गया। तो Q का जो वैल्यू हो गया 6 × 10⁻⁻2 और ये डिवाइड में आ जाएगा तो 10 क्या हो जाएगा, है ना, 5 ना, ये भी नीचे आ जाएगा तो 10⁵ हो गया। ठीक है, मतलब यदि माइक्रोकूलम में लिखें तो 0.6 माइक्रोकूलम आपका ये होगा, 0.6 माइक्रोकूलम आपका यहाँ पे आ रहा है। चलिए, तो समझ में आ रहा है बच्चा, है ना। तो Q का वैल्यू इतना आ गया, मतलब इतना चार्ज रहेगा, मैक्सिमम इतना चार्ज तक, है ना, इसको रोक पाएगा, क्योंकि चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। तो इतना मैक्सिमम चार्ज तक यदि रहेगा Q का वैल्यू तो ये रिमेंस रेस्ट में रहेगा। इससे जैसे ही ज़्यादा हुआ ये मूव करने लगेगा। देयरफॉर आपका आंसर क्या हो जाएगा, Q का जो वैल्यू है, Q जो आपका चार्ज है उसका वैल्यू, है ना, नेगेटिव में भी होगा तो भी 0.6 -0.6 माइक्रोकूलम से किसके बीच होना चाहिए, है ना, 0.6 माइक्रोकूलम के बीच में होना चाहिए Q का वैल्यू। यही आपका आंसर हो गया, है ना। मतलब नेगेटिव हुआ तो ये अट्रैक्ट करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा तो मैक्सिमम कितना तक लगना चाहिए, 12 तक रोक पाएगा। और यदि पॉजिटिव हुआ तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा, रिपेल करेगा, है ना, तो रिपेल करेगा कितना तक मैक्सिमम रोक पाएगा, 12 तक, है ना। तो ये चार्ज का Q का वैल्यू जो है आपका इस दोनों के बीच में होना चाहिए, यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए इसको फटाफट पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। चलिए कुछ पॉइंट हम लोग स्टार दे करके लिखेंगे। मान लेते हैं आपका ये क्या है, एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस। मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज है आपका Q दिया हुआ है, यहाँ पे एक चार्ज है ये भी दिया हुआ है, दोनों इक्वल चार्ज है। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a,0 और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -a,0, मतलब ओरिजिन से दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। और बीच में एक चार्ज हमने रख दिया है Q नोट। अब देखो बच्चा, इस Q नोट को हम क्या करते हैं, थोड़ा इधर डिस्प्लेस करते हैं, है ना। यदि इधर आप डिस्प्लेस करोगे, है ना, यदि इस चार्ज को थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो क्या होगा, ये चार्ज यदि आपका ओरिजिन पे रखा हुआ है तो किस में है, ये जितना फोर्स, ये चार्ज इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाया, ये चार्ज इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाया, और दोनों क्या रहेगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो अभी ये किस में रहेगा, ओरिजिन पे ये Q नोट चार्ज किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब ये दोनों चार्ज के वजह से Q नोट किस में रहेगा, आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा। समझ में आया बच्चा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, ध्यान में रखेंगे। लेकिन अब देखते हैं, इक्विलिब्रियम हमने बताया था कि 2-3 टाइप का होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो यदि आपसे कभी पूछ दे कि आप यदि इस चार्ज को आप एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस करते हो तो किस टाइप का ये इक्विलिब्रियम होगा, तो एक्स एक्सिस के अलोंग यदि डिस्प्लेस करते हो, यदि इधर डिस्प्लेस करोगे तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, और जैसे ही डिस्टेंस कम हो जाएगा फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। तो यदि चार्ज इधर डिस्प्लेस करके छोड़ोगे, है ना, तो इधर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये वाला जो फोर्स लगाएगा, ये चार्ज जो फोर्स लगाएगा वो ज़्यादा लगाने लगेगा, और ये फोर्स क्या लगाने लगेगा, कम फोर्स लगाने लगेगा। तो ये इसको इधर की तरफ क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। तो मतलब यदि इसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेस करोगे तो वो अपने इनिशियल पोजीशन पे आने का कोशिश करेगा, और इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आया बच्चा। यदि Q नोट क्या है आपका, यदि Q नोट आपका पॉजिटिव चार्ज है तो इधर भी ये पॉजिटिव ही है, ये भी पॉजिटिव और ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव, है ना। और यदि मान के चलो y एक्सिस के लॉन्ग आप डिस्प्लेस करते हो, है ना, या इधर डिस्प्लेस करते हो, तो इधर यदि डिस्प्लेस किया तो ये इसने इधर की तरफ फोर्स लगाया, ये इसने इधर की तरफ फोर्स लगाया, है ना, इधर के तो है ना चार्ज किधर भागने लगेगा, है ना, नेट फोर्स किधर लगने लगेगा, ऊपर की तरफ। तो यदि इसको वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेस करोगे तो उधर ही भाग जाएगा। तो ये Q नोट का एनी डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी डिस्प्लेस करते हो तो इसका इक्विलिब्रियम कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। कैसे बच्चा देख लो, है ना, आपने इसको ये वाला चार्ज को इधर डिस्प्लेस कर दिया, तो ये इसने इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाया, ये इसने इधर की तरफ, तो नेट फोर्स किधर की तरफ, इधर की तरफ हो गया। तो जिधर आपने डिस्प्लेस किया उधर ही भाग गया।
तो ये जो है किस टाइप का इक्विलिब्रियम में हुआ, तो बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हुआ। तो फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्यू नोट लिखेंगे, फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्यू नोट along x axis it is in किस कैसा इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, एंड इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। फिर फर्दर हम लोग लिखेंगे ऑल्सो फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट for any displacement of q naught along y axis it is in unstable equilibrium। ठीक है। और सेम कहानी आपका अपोजिट हो जाएगा यदि क्यू नोट का वैल्यू क्या हो जाए, आपका निगेटिव हो जाए। यदि क्यू नोट का वैल्यू आपका निगेटिव आप रख देते हो, है ना, तो ये हम बता दिए कि कैसे चेक करोगे, है ना। ये आपका क्यू चार्ज है, ये आपका क्यू चार्ज है, आपका क्यू नोट आपका माइनस क्यू नोट हो गया, मतलब निगेटिव हो गया। तो निगेटिव हो गया तो ये इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है। तो जैसे ही क्यू नोट को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप डिस्प्लेस करोगे, ये वाला डिस्टेंस कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। और ये कर क्या रहा है, अट्रैक्टिव लगा रहा है। तो चार्ज किधर मूव करने लगेगा, जिधर आपने डिस्प्लेस किया उधर ही मूव करने लगा। तो किस टाइप का इक्विलिब्रियम में हो गया बच्चा, अनस्टेबल। तो यदि यही निगेटिव चार्ज हो जाए तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट में कैसा इक्विलिब्रियम में होगा, अनस्टेबल में। बट वाई एक्सिस के अलॉन्ग यदि आपको डिस्प्लेस करोगे, मान के चलो ये चार्ज आपका यहाँ आ गया, निगेटिव है, तो इसने इसको क्या किया, इधर अट्रैक्ट किया, इसने इसको क्या किया, इधर अट्रैक्ट किया। तो नेट फोर्स किधर लग गया, है ना, नीचे की तरफ, है ना। तो आपने डिस्प्लेस किया वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ये इनिशियल पोजीशन पे आना, है ना, आने लगेगा। तो आपको बोलेंगे कि ये किस इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो याद रखेंगे बच्चा, है ना। तो यदि आपका चार्ज आपका क्या हो गया, यहाँ पे चार्ज क्यू नोट के जगह पे माइनस क्यू नोट हो गया, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, है ना, यदि आपका क्या हो जाए, इसी में यदि क्यू नोट आपका क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, देन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा बच्चा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, वाई एक्सिस के अलॉन्ग स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलिए बच्चा फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे। तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बच्चा यहाँ पे थोड़ा सा हम SHM के बारे में बता रहे हैं, SHM के बारे में। मान लो कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल, इसका मोशन कुछ इस टाइप से है ना। यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में रह रहा है ना। और ये पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है, देखो ये m मास का पार्टिकल है, ये मोशन जो इसका जो मोशन है वो ऐसे ऐसे है ना, आगे पीछे कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है। तो आगे पीछे करने वाला मोशन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन। और लेकिन यही SHM कब हो जाएगा, तो ये आगे पीछे तब करेगा, मान लेते किसी समय, है ना, ये ब्लॉक जो है यहाँ पे आ गया, यहाँ से मान लो कितना डिस्टेंस पे गया, x डिस्टेंस, x डिस्प्लेस इधर हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट यहाँ पे फोर्स लग रहा हो, और ये फोर्स का वैल्यू SHM के बारे में बता रहे हैं, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यदि आप इसको x डिस्प्लेस करते हो और इस है ना, इस ब्लॉक पे या इस पार्टिकल पे जो आपका फोर्स लग रहा है, ये आपका
ऐसा हो जाए कि है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट के है ना कहाँ से डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं और इसको हम लोग x बराबर 0 भी बोलते हैं। मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्प्लेसमेंट पे जो फोर्स इस पे लगे वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए, यानी कि फोर्स का वैल्यू क्या हो जाए -kx। तो बोलेंगे ये किसका इक्वेशन हो गया, SHM का, SHM। और SHM में होता क्या है, पार्टिकल क्या करता है, आगे पीछे करता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग यहाँ पे A बोलते हैं। ये क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x बराबर -a हो जाएगा। मतलब यहाँ से A तक जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर -a तक जाएगा, ऐसे ऐसे करते रहेगा। इसी टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, SHM। ठीक है बच्चा, तो SHM करते हैं। एक बार यहाँ गया, यहाँ आ गया, है ना, मान लो यहाँ से चला, एक बार इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आ गया, मतलब ऐसे गया, फिर वापस ऐसे आया, फिर अपने जगह पे वापस आ गया। तो बोलते हैं इसको एक ऑक्सीलेशन कर लिया। क्या बोलते हैं, वन ऑक्सीलेशन, कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, है ना, वन ऑक्सीलेशन। इसको क्या बोलेंगे, वन ऑक्सीलेशन। क्या कर लिया, और वन एक्सीलेशन में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम पीरियड। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम पीरियड, है ना, उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। और टाइम पीरियड है ना, एक ऑक्सीलेशन में जितना टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। समझ में आया, एक ऑक्सीलेशन में जो टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। और एक सेकंड में जितना ऑक्सीलेशन करेगा, मान लेते हैं कि एक बार यहाँ से यहाँ तक आने में इसको लग गया कितना, हाफ सेकेंड, तो एक सेकंड में कितना ऑक्सीलेशन करेगा, 2, तो 2 उसका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, है ना, क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी को हम लोग f से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से देखिए t सेकेंड में, t टाइम पीरियड है तो कितना ऑक्सीलेशन करेगा, एक ऑक्सीलेशन, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, 1/t। तो यहाँ से ही फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t होता है ना। थोड़ा बहुत बता देते हैं, है ना, देखेंगे बच्चा, ये फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t, ठीक है। और एक होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है 2π/t। क्या होता है, 2π/t। एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपका होता है 2π/t, है ना, या इसी को हम लोग 2πf भी बोलेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। हम लोग, है ना, SHM में जैसे एक बार ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ वापस आ गया, तो हम लोग बोलेंगे क्या, कि एंगल के हिसाब से ये एक रोटेशन कर लिया। तो एक रोटेशन कर लिया तो कितना एंगल, है ना, कितना एंगल बनाया होगा, 2π कितना हो गया, t। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसी को हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, या एंगुलर, समझ में आओ, है ना। इसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी के जैसा ही समझेंगे। क्या समझेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके जैसा है, एंगुलर वेलोसिटी के ही जैसा। तो क्या हो जाएगा, 2π/t। अब देखो यदि SHM कर रहा है तो इसमें